साथियों, आप सभी का विजय लैब के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना के संबंध में। तो देख लेते हैं यह योजना है क्या और इसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं। तो हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों अर्थात स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या जिसको शॉर्ट में हम लोग स्वनिधि नामक स्वनिधि से भी जानते हैं, इस नाम से एक योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि किस मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं उस मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। तो योजना के तहत छोटे दुकानदार जो हैं वो 10,000 रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की जमानत या कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब उन्हें कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। इसके अलावा ऋण चुकाने के लिए जो टाइम पीरियड है वह 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कथन के रूप में पूछ सकता है कि यह ऋण जो है 1 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए। तो याद रखिएगा यह ऋण 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा तथा विक्रेता जो है इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। और यदि लाभार्थी लिए गए ऋण पर भुगतान जो है समय से या निर्धारित तिथि से पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% वार्षिक की जो ब्याज के दर से तो ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मतलब जो भी उनका ब्याज लगेगा उसका 7% उन्हें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर सीधे उनके बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। और पीएम स्वनिधि के तहत निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ण भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लागू होगा तथा ऋण जो प्रदान करने की जो प्रक्रिया है यह जुलाई माह से प्रारंभ किया जाएगा। और योजना का यदि बजट देखें कितना रखा गया है, तो योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और यह योजना मार्च 2022 तक चलेगी। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि कब तक चलाई जाएगी, तो यह जुलाई 2020 से प्रारंभ होगा और मार्च 2022 तक चलेगा। और इसके अलावा इसके साथ खास बात यह है कि यह पहली बार है जब सूक्ष्म वित्त संस्थानों या जिसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC और स्वयं सहायता समूह तथा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं ये बैंकों को शहरी क्षेत्र और ये जो बैंक हैं ये बैंकों को शहरी क्षेत्र की गरीब आबादी से जुड़ी किसी योजना में शामिल किया गया है। मतलब इन चीज़ों को पहली बार किसी ऐसी योजना में शामिल किया गया है, सूक्ष्म वित्त संस्थानों को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को और स्वयं सहायता समूहों को। और इस योजना के प्रभावी वितरण और इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप युक्त एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी विकास किया जा रहा है। और यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा यह प्लेटफॉर्म क्रेडिट प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो शॉर्ट में हम लोग सिडबी के नाम से जानते हैं, तो सिडबी के उद्यम मित्र पोर्टल से तथा ब्याज सब्सिडी के स्वचालित प्रबंधन हेतु जो ब्याज सब्सिडी जो बैंक खातों में जाएगी उसके स्वचालित प्रबंधन हेतु केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के पैसा पोर्टल से इसको जोड़ा जाएगा। तथा अब ये देखें कि यह कितने लोगों को यह योजना लाभ पहुंचाएगी। तो यह इस योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। अब थोड़ी चर्चा हम लोग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संबंध में कर लें, जिसको शॉर्ट में सिडबी कहते हैं। उसका पूरा नाम है इंग्लिश में स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एवं साथ ही इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया था। तो मेनली यह जो फंडिंग किसको करती है, जो MSMEs होते हैं उनको ये फंडिंग करने का कार्य करती है। और इसको एक संसद के अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया। तो यह एक प्रकार सांविधिक संस्था है, संवैधानिक नहीं बल्कि सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर, तो उसका मुख्यालय लखनऊ में है। तथा इसके अलावा पैसा पोर्टल की यदि बात करें, पैसा पोर्टल क्या है, तो पैसा पोर्टल जो है यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जिसे डे एनुलम कहते हैं NULM के तहत सस्ते क्रेडिट और ब्याज अनुदान तक पहुंच बनाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म जिसका नाम पैसा पोर्टल है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं पैसा पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन SS।
इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और इलाहाबाद बैंक ने इस वेब प्लेटफॉर्म को डिजाइन कर विकसित किया है और इसका जो नोडल बैंक है वह इलाहाबाद बैंक है तथा यह जो प्लेटफॉर्म है इससे अन्य जो अनुसूचित बैंक हैं जो सहकारी बैंक है और जितने भी राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं सबको इससे जोड़ा गया है। आगे बात कर लेते हैं पीएम केयर्स फंड के संबंध में। तो देख लेते हैं वर्तमान में चर्चा में क्यों आया। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात पीएमओ ने पीएम केयर्स फंड के संबंध में आरटीआई अधिनियम के तहत दायर आवेदन में मांगी गई सूचना देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक प्राधिकरण अर्थात पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। चूँकि एक आवेदनकर्ता के द्वारा पीएम केयर्स फंड के संबंध में विभिन्न जानकारी मांगी गई थी पीएमओ से, तो पीएमओ ने इसी के तहत क्या है इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु तो आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं पीएम केयर्स फंड। तो पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम क्या है, तो यह भी याद रखिएगा, पीछे से परीक्षाओं में कई बार क्या होता है इसको पूछ लेता है। तो याद रखिएगा पीएम केयर्स फंड का पूरा नाम क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो इसकी स्थापना की गई थी। तो जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता ने अपने आरटीआई आवेदन में पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड और इसके निर्माण तथा संचालन संबंधित सभी सरकारी आदेशों, अधिसूचनाओं और परिपत्रों की प्रतियां मांगी थी कि मतलब इसको किस प्रकार से स्थापित किया गया है। तो इसके संबंध में जो सूचना मांगी गई थी, तो पीएमओ के अनुसार यह जो है आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H, जिसके तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के बारे में बताया गया है, तो यह कहा गया कि इसके तहत यह सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है। पीएमओ के द्वारा ऐसा कहा गया तथा पीएमओ ने यह भी कहा कि इस फंड से जुड़ी हुई जो प्रासंगिक जानकारियां हैं वो संबंधित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं। अब हम देख लेते हैं जो आरटीआई आवेदक है, आरटीआई आवेदक का इसको सार्वजनिक अथॉरिटी के संबंध में क्या इनके पक्ष रहे हैं। तो आवेदक के अनुसार यदि देश में पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अर्थात पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, तो फिर एक अन्य फंड का गठन क्यों किया गया। दूसरा, आवेदक के मुताबिक इस फंड में ऐसे विभिन्न तथ्य हैं जो इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण पब्लिक अथॉरिटी बनाते हैं। उदाहरण के लिए पीएम केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं। साथ ही रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो हैं इसमें पदेन ट्रस्टियों के रूप में शामिल हैं, जो कि स्पष्ट तौर पर इसके सार्वजनिक प्राधिकरण होने का संकेत देता है। इस प्रकार ट्रस्ट की संरचना जो है यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि सरकार का ट्रस्ट पर अत्यधिक नियंत्रण है, जिससे यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण बन जाता है। परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके संबंध में सूचना देने से इनकार कर दिया। अब हम देख लेते हैं जो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H है, इसके तहत जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उनको किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2H के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जो संविधान या इसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधान द्वारा निर्मित की गई हो, इस या राज्य विधानमंडल द्वारा या इसके अधीन बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा निर्मित हो। इसके अलावा अगली कंडीशन क्या है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या आदेश द्वारा निर्मित हो, या यह जो अथॉरिटी है यह पूर्णतः यह अल्पतः सरकारी सहायता इसको प्राप्त होती हो, तो यह क्या होगा पब्लिक अथॉरिटी के अंतर्गत आ जाएगी। तो इन जो क्राइटेरिया है इन क्राइटेरिया को याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। अब थोड़ी चर्चा आरटीआई एक्ट 2005 को देख लें, तो इसके संबंध में थोड़ा तथ्य जान लें। तो आरटीआई एक्ट 2005 जो है यह 15 जून 2005 को इसे अधिनियमित किया गया और लागू कब से होता है, तो 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इसको लागू कर दिया गया। कई बार डेट पूछ लेता है, तो याद रखिए कि 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई एक्ट 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू किया गया था। अब कुछ अन्य चीज़ें इसके संबंध में देख लें, चूँकि अभी हाल ही में आरटीआई एक्ट जो 2005 था इसमें आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो जो मोटा मोटे संशोधन है उस संशोधन को हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें एक संशोधन किया गया है कि पहले प्रावधान था आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार
कि मुख्य सूचना आयुक्त अर्थात चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सूचना आयुक्तों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। मतलब दो जो आरटीआई 2005 था उसके तहत ये था कि इनका टेन्योर जो होगा वो 5 वर्ष का होगा, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने का प्रावधान किया गया है, अर्थात इनका कार्यकाल जो है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब इनका जो टेन्योर है वो 5 वर्ष नहीं है, यह केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इनको कितने वर्ष का टेन्योर देता है। तो याद रखिएगा परीक्षा में चीफ ये मुख्य सूचना आयुक्त से संबंधित कोई प्रश्न पूछे उसमें कथन के रूप में दे दे कि इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल 5 वर्षों का नहीं होता है। यह केंद्र सरकार पर डिपेंड करता है कि इनको कितने वर्ष का टेन्योर उनको प्रदान करना है। तथा केंद्र और राज्य स्तर पर जो मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। तो इनके संबंध में जो भी वेतन भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें होंगी वो केंद्र सरकार के द्वारा ही तय की जाएंगी। तो ये दो मोटा मोटी जो संशोधन है उसको याद रखिएगा। तथा यहाँ एक तथ्य और याद रखिएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त जो अभी हाल ही में नियुक्त किए हैं मार्च में, बिमल जुल्का जी हैं। तो ये पूछा जाए कहीं पर कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो बिमल जुल्का हैं। तथा अब थोड़ी चर्चा हम लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संबंध में कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग PMNRF के नाम से जानते हैं। तो इसको गठित क्यों किया गया था? तो पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने के लिए जनवरी 1948 में, याद रखिएगा जनवरी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अपील पर जनता के अंशदान से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गई थी। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल जो है उस समय तो जो विस्थापित थे उनके लिए किया गया था। अब जो इसका इस्तेमाल होता है यह प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के किए गए अंशदान को आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर योग्य आय से पूरी तरह छूट हेतु अधिसूचित किया जाता है। मतलब जो भी इसमें अंशदान किया जाता है वह टैक्स से उसको छूट प्राप्त होती है। कुछ अन्य चीज़ें भी आप जो PM केयर्स फंड है उसके संबंध में याद रखिएगा। इससे प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में क्या है कि केवल PM केयर्स फंड के तहत ही विदेशी सहयोग या जो विदेशी अनुदान है, मतलब विदेश फॉरेन असिस्टेंस या जो फॉरेन ग्रांट है उसकी अनुमति दी गई है। मतलब कोई विदेश अब जो है PM केयर्स फंड है यह विदेशी सहयोग या अनुदान ले सकता है। तथा अन्य किसी भी प्रकार के फंड या राहत कोष जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या PMNRF में विदेशी सहयोग पर अभी भी पाबंदी बनी रहेगी। मतलब यह तथ्य याद रखिएगा कि अभी तक क्या था कि कोई भी इस प्रकार का जो फंड होता था, जैसे कि आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष था, इसमें विदेश से किसी प्रकार का सहयोग या अनुदान नहीं लिया जाता था, इस पर पाबंदी थी। परंतु अभी जो हाल ही में PM केयर्स फंड गठित किया गया है इसमें यह पाबंदी नहीं है, इसमें विदेशी सहयोग और अनुदान की अनुमति है। तो यह कथन के रूप में पूछ सकता है, तो इस कथन को याद रखिएगा। तथा इसके अलावा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि PM केयर्स फंड में CSR अर्थात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कंपनियों को योगदान देना अनिवार्य है। अर्थात यह नेसेसरी है या मैंडेटरी है कि जो भी कंपनियां हैं वो जो उनका जो CSR होता है उसके तहत कंपनियों को PM केयर्स फंड में योगदान देना है। अब थोड़ी चर्चा ये जो CSR है इसके संबंध में कर लें। तो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका कुल मूल्य अर्थात नेटवर्थ जो है वो 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, या कुल व्यापार अर्थात टर्नओवर जो है वो 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, या शुद्ध लाभ या इसको इंग्लिश में कहते हैं नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो तीनों कंडीशन याद रखिएगा, या तो उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए हो, या उनका टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए हो, या उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। तो तीनों कंडीशन में अधिक की बात की गई है। तो ये अधिक हो तो ऐसी कंपनियों को CSR देना पड़ता है। अब CSR कितना देना पड़ता है? तो CSR के तहत उक्त कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% योगदान करना आवश्यक होता है। तो ये कथन जो है याद रखिएगा, 3 वर्षों के शुद्ध लाभों मतलब पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत 2%। तो परसेंटेज में कई बार कन्फ्यूज रहता है कि 2% देना है 3% देना, तो याद रखिए कि 2% का योगदान करना आवश्यक होता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इबोला प्रकोप, इबोला आउटब्रेक के संबंध में। तो हुआ यह है कि हाल ही में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के उत्तर पश्चिम भाग में
2 वर्ष बाद इबोला प्रकोप की जानकारी मिली है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इस प्रकोप की पुष्टि की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले कॉन्टेक्स्ट के बारे में, जो इबोला वायरस रोग है, इस रोग के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो इबोला वायरस जो है यह एक फाइलो वायरस है, और याद रखिएगा वायरस में यह किस कैटेगरी में आएगा, तो एक DNA वायरस होता है, एक RNA वायरस होता है। तो इबोला वायरस जो है यह RNA वायरस के अंतर्गत आता है। और यह जो इबोला वायरस है इसकी 5 भिन्न भिन्न प्रजातियां हैं। जो फाइलो वायरस के अंतर्गत है तो यह 5 भिन्न प्रजातियां इसकी होती हैं। और जो मौजूदा प्रकोप में ये जो इबोला वायरस है, यह जिस विशेष वायरस से इसको अलग किया गया है वह है जायर इबोला वायरस। ठीक है, तो 5 प्रकारों में से ये कौन सा है, तो ये जायर इबोला वायरस है। और इबोला वायरस जो रोग होता है यह एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। अब इसकी गंभीरता आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि इससे पीड़ित लोगों में से 90% तक लोग की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये 100 लोग इससे संक्रमित हैं तो उसमें से 90 लोग की मृत्यु हो जाती है। और यह फैलता कैसे है, तो अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ जो है यह इबोला वायरस के वाहक होते हैं। और इन चमगादड़ों से जो पशु होते हैं जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, वन मृग, ये संक्रमित होते हैं। और इसके बाद मनुष्यों को ये कैसे आता है, तो मनुष्यों को या तो संक्रमित पशुओं से या संक्रमित मनुष्यों से संक्रमण होता है। तो दोनों तरह से, या तो पशुओं से आ सकता है और मनुष्य में भी यह संक्रमण होता है। जब मनुष्य क्या होते हैं, वो संक्रमित शारीरिक द्रव्यों, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का हो जो संक्रमित है, तो संक्रमित शारीरिक द्रव्यों या शारीरिक स्त्रावों के निकट संपर्क में आते हैं। और इसमें क्या है, याद रखिएगा यह वायुजनित संक्रमण नहीं होता, मतलब यह संक्रमण वायु से नहीं फैलता है। और यदि इसके लक्षणों की बात करें कि इसमें लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें जो लक्षण है वो मुख्यतः बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द होना, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव का होना, ब्रिक एवं यकृत का ठीक प्रकार कार्य न करना इत्यादि इसके लक्षणों में शामिल हैं। तथा यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इबोला है, इबोला को मलेरिया, टाइफाइड और मेनिंजाइटिस जैसे अन्य संक्रामक रोगों से अलग करना मुश्किल होता है, क्योंकि इनके भी जो लक्षण होते हैं ऐसे से मिलते जुलते हैं। तो इसके लिए कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, उन टेस्टों के माध्यम से इबोला को इनसे अलग किया जाता है। अब कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट में यह है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला प्रकोप जो है एक चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय, क्योंकि उत्तर पश्चिम भाग में स्थित जहाँ पर इसका प्रकोप अभी पता चला है, तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित शहर जो है वो कांगो नदी के किनारे एक परिवहन हब के रूप में विकसित हुआ है, जिसका इस शहर का अन्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष जुड़ाव है। और इसकी आबादी जो है वो कितनी है, 10 लाख है। तथा यदि देखें तो 2018 में यहाँ इबोला के कारण जो है 33 मौतें हुई थी। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में इबोला के कारण वर्ष 2018 के मध्य से 2280 लोगों की मौत हुई थी। और वर्ष 2019 में इससे होने वाली मौतों को देखते हुए WHO ने इबोला को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल अर्थात ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। जैसे अभी क्या है, कोरोना वायरस को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है, उसी तरीके से इबोला को लेकर के भी घोषित किया गया था। अब थोड़ी चर्चा हम लोग कांगो नदी के संबंध में कर लेते हैं, क्योंकि इसी नदी के किनारे यह वायरस का प्रकोप अभी दोबारा से पाया गया है। तो कांगो नदी की बात करें तो कांगो नदी जो है यह नील नदी के बाद अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है तथा जल की निर्वहन मात्रा अर्थात डिस्चार्ज वॉल्यूम के आधार पर अमेजन नदी के बाद यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। साधारण भाषा में कहें तो नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। और अमेजन नदी जो है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो है, या ड्रेनेज एरिया के दृष्टि से जो है, या कह सकते हैं जो कैचमेंट एरिया के दृष्टिकोण से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से। और दूसरी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, वो कांगो नदी है। और यहाँ पर अफ्रीका में कांगो जो है अपवाह क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। तो इस तथ्य को याद रखिएगा। तो इस प्रकार से इस नदी का जो अपवाह है, मतलब कांगो नदी का यह अपवाह बेसिन नील नदी से भी बड़ा है। और पहले इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा, चाहे कांगो नदी आए या जायरे नदी, याद रखिएगा दोनों एक ही हैं। और यह नदी जो है अफ्रीका उच्च भूमि से एक नदी बहती है, लूबी लावा करके एक नदी है, वहाँ से ये निकल करके अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। यदि आप
अफ्रीका का मैप देखेंगे, मान लीजिए ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के पूर्व साइड में हिंद महासागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर या अंध महासागर है। तो यह जो है अफ्रीका उच्च भूमि से निकल करके कहाँ मिलती है, अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो कांगो नदी है या जो जायरे नदी है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। तो इस पे परीक्षा में, पीसीएस की परीक्षा में कई बार इस पे प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा कौन सी नदी। यदि परीक्षा में कांगो नदी आ जाए तो भी सही है, जायरे नदी आ जाए तो भी सही, दोनों नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। कांगो और जायरे जो नदी है वो एक ही नदी है। इसके अलावा यह नदी जो है स्टेनली और लिविंग स्टोन नामक 2 जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। तो याद रखिएगा स्टेनली और लिविंग स्टोन जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो जायरे नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं मराठी भाषा के संबंध में। तो मराठी भाषा वर्तमान में चर्चा में क्यों है, तो हुआ यह है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की स्कूल शिक्षा विभाग ने सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी एवं आईजीसीएसई बोर्ड से जुड़ी सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय के रूप में मराठी भाषा को अनिवार्य करने की घोषणा की है। मतलब अब सभी को जो है 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ना होगा। तथा महाराष्ट्र के उन स्कूली छात्रों के लिए जिनके शिक्षण का माध्यम मराठी नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार का त्रिभाषा फार्मूला लागू होगा। अब त्रिभाषा फार्मूला क्या है उसको भी अभी देख लेते हैं। पहले यहाँ इसके बारे में जो कॉन्टेक्स्ट है उसको देख लेते हैं। इसके अलावा एक अधिसूचना में कहा गया है कि विदेशी छात्र जो है भाषा संबंधित कुछ छूटों का लाभ उठा सकते हैं। मतलब जो विदेशी छात्र हैं उनको इससे संबंधित कुछ छूट दी जा सकती है, किंतु जो अन्य राज्यों के छात्र यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं उनको भाषा संबंधित कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में क्या प्रावधान है, तो वर्तमान में महाराष्ट्र के अधिकांश बोर्डों में मराठी को केवल विषय के रूप में, मतलब अनिवार्य विषय के रूप में नहीं बल्कि विषय के रूप में कक्षा 8 तक ही पढ़ाया जाता है। जबकि अब जो प्रावधान किया गया है कि कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय के रूप में इसको पढ़ाना होगा। अब थोड़ा सा त्रिभाषा फार्मूला के बारे में बात करते हैं, 3 लैंग्वेज फार्मूला के संबंध में। तो वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के जो मसौदा या जो ड्राफ्ट है, इसमें त्रिभाषा के फार्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई है। तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में प्राथमिक स्तर पर इस फार्मूले को अपनाने की सिफारिश की गई है। तो 3 भाषा के तहत मतलब है कि छात्र जो है वो 3 भाषाओं को पढ़ेंगे। तो ये कैसे होगा, तो इसमें जो पहली भाषा होगी, पहली भाषा या मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा मराठी है, तो उनकी पहली लैंग्वेज मराठी वो पढ़ेंगे। इसके अलावा दूसरी भाषा के तौर पर वो हिंदी, यदि दूसरी भाषा के तौर पर देखें तो यदि हिंदी भाषी राज्य है तो हिंदी भाषी राज्यों में या जो दूसरी भाषा होगी या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा होगी या अंग्रेजी होगी। मतलब जो हिंदी भाषी राज्य हैं तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर या तो इंग्लिश वो पढ़ाई जाएगी दूसरी भाषा के रूप में, या उन 22 भाषाओं में हिंदी के अलावा एक भाषा को अपनाया जाएगा। और यदि गैर हिंदी भाषी राज्यों में बात करें तो यहाँ पे या हिंदी या अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में चुनना होगा दूसरी भाषा के रूप में। और तीसरी भाषा जो ली जाएगी वह क्या है, यदि हिंदी भाषी राज्य है तो यहाँ पर क्या होगा कि हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। आधुनिक भारतीय भाषा वही 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक लेना होगा। और गैर हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक को 3 भाषाओं को पढ़ना होगा। अब थोड़ी सी मराठी भाषा के बारे में चर्चा कर लें। तो मराठी भाषा जो है यह एक इंडो आर्यन भाषा है और महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा एवं गोवा की सह आधिकारिक भाषा है। तथा पहली और दूसरी शताब्दी में मराठी भाषा की जो उत्पत्ति है यह संस्कृत की महाराष्ट्री नामक प्राकृत बोली से हुई थी। और 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्री जो है यह धीरे धीरे मराठी भाषा में विकसित हो जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं जिन्हें राज्यों द्वारा आधिकारिक प्रयोजन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। और याद रखिएगा कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। तथा मराठी जो है ये भारतीय संविधान में उल्लिखित भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं त्रिपोली के संबंध में। त्रिपोली हाल ही में चर्चा में तो आया। तो लीबिया की संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार ने त्रिपोली शहर को हफ्तार उग्रवादियों से वापस लेने की घोषणा की। तो याद रखिएगा हफ्तार उग्रवादी कहाँ से संबंधित है, तो ये अफ्रीका से संबंधित है और लीबिया, अफ्रीका के
लीबिया देश से संबंधित हैं। और त्रिपोली जो है, त्रिपोली क्या है, लीबिया की राजधानी तथा यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है। अब यदि लीबिया को मैप में देखने का प्रयास करें तो ये आपका लीबिया का यहाँ पर ये मैप है। इस मैप को थोड़ा सा देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लीबिया जो है यह उत्तरी अफ्रीका का एक देश है जिसके उत्तर में भूमध्य सागर है, पूर्व में आपका मिस्र है, दक्षिण पूर्व में सूडान है, दक्षिण में चाड है, दक्षिण पश्चिम में नाइजर है, पश्चिम में अल्जीरिया है और उत्तर पश्चिम में ट्यूनीशिया है। तो ये इसके पड़ोसी देश हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से होकर के जो आपकी कर्क रेखा है वो कर्क रेखा जो है यहाँ से होकर के गुजरती है। तो याद रखिए कर्क रेखा आपका अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट, इससे होकर के गुजरती है। तथा जो लीबिया है, त्रिपोली जो शहर है, त्रिपोली शहर लीबिया के उत्तर पश्चिम में रेगिस्तान के किनारे भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। और यहाँ त्रिपोली बंदरगाह तथा देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक एवं विनिर्माण केंद्र स्थित है। कुछ अन्य तथ्यों को देख लें यहाँ पर। तो अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है तथा संसार के सर्वाधिक तापमान वाले स्थानों में लीबिया का जो अल अजीजिया है यह प्रमुख है। यहाँ पर 59 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में लीबिया, नाइजीरिया, मिस्र, अल्जीरिया शामिल हैं, जो इस महाद्वीप का 90% से अधिक तेल का उत्पादन एवं भंडारण रखते हैं। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है वो आपका अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मार्तिनिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान एवं ट्यूनीशिया देशों में फैला हुआ है। अब आगे चलते हैं, कुछ हम लोग यहाँ पर टिडबिट्स करंट अफेयर अर्थात कुछ ऐसे छोटे करंट अफेयर जिनको आप वन लाइनर के तौर पर याद रख सकते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है अनिल सूरी का। तो अनिल सूरी कौन है? तो अनिल सूरी जो है कोविड-19 का बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनिल सूरी का निधन हो गया। तो याद रखिएगा कि यह सिनेमा से संबंधित व्यक्ति थे। इसके अलावा रूपर्ट हाइन जो है यह ब्रिटिश फिल्म निर्माता और गीतकार थे, जो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। अनवर सागर जो है ये गीतकार थे और इंडियन परफॉर्मिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य थे, जिनका भी हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है। अगला है महिला एशियन कप 2022। तो यह क्या है? तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने भारत को 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी की सिफारिश की। मतलब जो महिला एशियन कप 2022 होगा इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। तथा यह 1979 के बाद से दूसरी बार है जब इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। तो याद रखें कथन ग्रुप में यह पहली बार नहीं दूसरी बार यहाँ पर आयोजन होगा। तथा जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खलीफा हैं। और यह जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है इसकी स्थापना मई 1954 में की गई थी, 1954 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में है। और यह जो परिसंघ है यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया में फुटबॉल एसोसिएशन का एक शासी निकाय है। तथा इसके अलावा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं कौन है? प्रफुल्ल पटेल जी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं रूसी भाषा दिवस। तो रूसी भाषा दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हर साल 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाता है। और रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। यह जो अलेक्सांद्र पुश्किन है यह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। तथा फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने भाषा दिवस का शुभारंभ किया था। तथा संयुक्त राष्ट्र जो है भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को संरक्षित करता है। तो ये जो है साल भर में अलग अलग दिन पर ये जो 6 भाषा हैं इनके एक दिवस के तौर पर मनाते हैं। जैसे अभी आपका रूसी भाषा दिवस मनाएगा, जैसे अंग्रेजी भाषा दिवस होता है, अरबी भाषा दिवस होता है। अब ये 6 जो आधिकारिक भाषाएं हैं यूएन की उनके बारे में देख लेते हैं। तो अंग्रेजी, अरबी, चीनी को मंदारिन भी कहते हैं। तो स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच, इन 6 के नाम रखिएगा, याद रखिएगा। 6 आधिकारिक भाषाएं यूएन की। आगे है वासु चटर्जी। तो वासु चटर्जी जो है मशहूर फिल्मकार वासु चटर्जी का भी हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्होंने हिंदी के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी कार्य किया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।